जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद उमराव परिवार पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आने वाली कोई भी परीक्षा हो, पुलिस हो, एसआई हो या अदर स्टेट के एग्जाम क्यों ना हो जिनमें हिंदी एज सब्जेक्ट आती है, तो ये प्रैक्टिस सेट सब परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, किस तारीख को मनाया जाता है हिंदी दिवस, ये आपसे पूछा गया है। तो बेटा यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस की बात नहीं कर रहा, भारतीय हिंदी दिवस की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा 14 सितंबर, 14 सितंबर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होता बेटा? 10 जनवरी होता। ठीक है, तो समझ में आ गई, दोनों बातें यहां पर आपकी जो है क्लियर हो गई। बात रही 15 अगस्त की, बेटा हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं जब हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। ये रहा बेटा प्रश्न नंबर 2, धमाकेदार प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि की पहचान क्या है कि अगर विसर्ग के बाद में कोई स्वर या व्यंजन आता है, उसके बाद जो विकार होगा, परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, तो वहां पर आपको बेटा विसर्ग संधि देखने को मिल जाएगी। मतलब विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन आए, उसके बाद विकार या परिवर्तन हो, वहां पर बेटा विसर्ग संधि होती है। ये रही परिभाषा की बात। अब मुख्य बात है आपके सामने एग्जाम्पल की। बेटा ध्यान से देखना, यहां पर दिग्गज लिखा हुआ है, इसे अगर मैं तोड़ूंगा ना तो बेटा ये टूटेगा, दिक धन गज में टूटेगा। और ये का क्या है? व्यंजन है, इसलिए दिग्गज आपका क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो ये भैया तो आपका सीधे सीधे कट गया। विसर्ग पूछा गया है, महेश की अगर बात करें तो बेटा ये आपका टूटेगा महाधन ईस में टूटेगा, और महाधन ईस में आपके स्वर संधि में चला जाएगा, या एक मात्रा के हिसाब से देखोगे तो ये आपके गुण संधि में चला जाएगा। ठीक है, गुण स्वर संधि पे चला जाएगा, तो बेटा यहाँ पर भी व्यंजन का मामला खत्म हो जाएगा। निरंतर की अगर हम बात करेंगे तो इसे हम तोड़ेंगे निह धन अंतर में तोड़ेंगे। ठीक है, क्या तोड़ेंगे बेटा? निह धन अंतर में। ये विसर्ग आ गया, इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बेटा यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विसर्ग संधि किस में है? निरंतर में विसर्ग संधि है। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर मूव करते हैं बेटा। अगला प्रश्न कहां गया भाई? ये है आपके सामने प्रश्न नंबर 3। ओके, पाठक का अगर बहुवचन बनाना है तो आप क्या करोगे? उसमें गण लगाओगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, वर्ग लगाओगे, वृंद लगाओगे, क्या लगाओगे भाई? वो हमें यहां पर देखना है एक्चुअली में। ठीक है, तो बेटा पाठक जो है ना, इसका जब हमें बहुवचन बनाना होता है तो इसके साथ में हम गण को ऐड कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा बेटा? आपका बन जाएगा पाठक गण। क्या बन जाएगा बेटा? पाठक गण इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना होगा हमें, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बेटा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पाठक गण यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में एक्चुअली में आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए बेटा अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि कुंडलियां आपकी जो है किससे मिलकर के बनती है? पूछा गया है कि जो कुंडलियां है ना आपकी, कुंडलियां, ठीक है, कुंडलियां होती है ना बेटा, छंद है आपका, तो कुंडलिया छंद किन दो छंदों से मिलकर के बना होता है? क्या कुंडलिया आपके दोहा और सोरठा से मिलकर बनता है? दोहा और रोला से मिलकर बनता है? दोहा और चौपाई से, सोरठा और रोला से? भैया समझे होंगे तो आएगा, नहीं तो मामला बिगड़ेगा जरूर। ठीक है, अगर समझे होंगे तो आएगा, नहीं मामला बिगड़ेगा जरूर। तो कुंडलिया बेटा एक्चुअली में आपके बनता किससे है? तो दोहा और रोला से मिलकर के बनता है। ठीक है, किससे मिलकर बनता है? दोहा और रोला से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बेटा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर आपका जो है सामने कौन सा है? प्रश्न नंबर 5 दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न नंबर 5 को बेटा, इसमें क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से उन्मुख जो दिया गया है, इसका सही विलोम शब्द आपको बताना है। उन्मुख का सही विलोम शब्द बताना है। ठीक है बेटा, तो क्या प्रमुख होता है, क्या सम्मुख होता है, क्या सन्मुख होता है, या सम्मुख होता है, या फिर विमुख होता है? तो बेटा उन्मुख का जो हमारा विलोम होता है ना,
वो आपका क्या होता है, विमुख होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बेटा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, क्या दिया गया बेटा, निम्नलिखित में से, ओके थोड़ा सा बड़ा हो जाए भाई, हाँ अगला प्रश्न बेटा, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है। बेटा स्वर देखो तो जानते हो, बता चुका हूं, डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया गया है। ठीक है, तो स्वरों की संख्या कितनी है बेटा, तो आपके 11 है। लेकिन अगर अर्ध स्वर की बात करेंगे तो जो आपके व्यंजन दिए गए होते हैं ना, व्यंजन, उनमें जो आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं बेटा आपके या, रा, ला और वा। इनमें जो या आता है और वा आता है, ठीक है, मतलब या आता है और वा आता है, ये दोनों के दोनों बेटा अर्ध स्वर के नाम से जाने जाते हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि या और वा को अर्ध स्वर बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो ए और बी दोनों दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर क्योंकि दोनों के दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बेटा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, तो एक एक ऑप्शन अलग अलग है, लेकिन दोनों ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न आपके सम्मुख दिया गया है मक्षिका। क्या दिया गया है, मक्षिका दिया गया है, और आपसे बोला गया है कि जो मक्षिका है ना, एक्चुअली में जो है किसका तत्सम रूप है। मतलब ये आपका क्या है, ये एक्चुअली में बेटा तत्सम, ठीक है, ओके, तत्सम शब्द है ये मक्षिका। और एक्चुअली में आपसे कह रहा है कि जो नीचे तद्भव लिखे गए हैं ना, इन तद्भव में से किस तद्भव शब्द का तत्सम शब्द एक्चुअली में क्या है, मक्षिका है, ये आपसे वो कहना चाहता है। ठीक है, तो बेटा मक्षिका जो है आपके मक्खी का क्या होता है, तत्सम रूप होता है, और मक्खी यहाँ पर क्या है बेटा, ये आपका जो है तद्भव रूप है। तत्सम शब्द बेटा वो शब्द होते हैं ना जो संस्कृत के शब्द होते हैं और जिनको हम ज्यों का त्यों अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं विदाउट चेंजमेंट, कोई हमने परिवर्तन उनमें नहीं किया हुआ है, तो वो आपके बेटा तत्सम होते हैं। तद्भव क्या होते हैं, हमने संस्कृत शब्दों को अपने अनुसार क्या किया है, बदल डाला है, अपने अनुसार हमने क्या किया है, बदला है, और उसका बदला हुआ रूप हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो वो बेटा आपके तद्भव शब्द होते हैं। मतलब ऐसी तैसी कर डाली है हमने और उनका प्रयोग हम हिंदी में कर रहे हैं, तो वो तद्भव हैं। और संस्कृत के जैसे शब्द हैं ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, तो वो आपके तत्सम है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बेटा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मच्छर से कंफ्यूज मत कर लेना, मच्छर तद्भव है लेकिन इसका जो है तत्सम होता है मत्सर। क्या होता है, मत्सर, ये एक तत्सम शब्द है, और जो मच्छर है ये बेटा तद्भव शब्द है। ज़्यादा जरूरी था बताना, तो यहाँ पर मैंने कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बेटा आपके सामने दिया गया है कि हिंदी भाषा के लिपि क्या है। लिपि की बात है, मतलब हिंदी भाषा को आप किस लिपि में लिखते हो, लिखते कैसे हो। तो बेटा लिखने का जो मामला है हिंदी भाषा का वो देवनागरी का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थानी जो बेटा आपका है ना वो हिंदी की उपभाषाओं में आता है। आप सभी जानते हैं, मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है कि बेटा हिंदी की जो है कितनी है, 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है, 5 उपभाषाएं आपकी हिंदी में हैं और इसके अंतर्गत आने वाली ढेरों बोलियां हैं, मतलब 18 के आसपास बोलियां हैं। ठीक है, ओके, तो उपभाषाएं कितनी है, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं, तो एक बेटा आपकी पूर्वी है, ठीक है, एक पूर्वी हिंदी है, दूसरी आपकी बेटा पश्चिमी हिंदी है, ठीक है, तीसरी कौन सी है वो बेटा राजस्थानी है, ओके, चौथी वाली कौन सी है, बिहारी है, और 5वें नंबर वाली कौन सी है वो बेटा पहाड़ी है। ये 5 जो है उपभाषाएं हैं हमारी हिंदी की, और इन उपभाषाओं के अंतर्गत बोलियां भी बहुत आती है, जैसे पूर्वी में अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आती है, पश्चिमी में खड़ी बोली ब्रजभाषा वगैरह जयपुरी है ना, ये आपके राजस्थानी में आती है, बिहारी में आपकी मगही मगधी वगैरह आती हैं, और पहाड़ी वाली में आपकी जो है खस अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है। ठीक है, ओके, कुन्नू मनाली वाली उसमें आती है। तो एक्चुअली क्या था, मेरा प्रश्न जो था ना मैं उससे थोड़ा दूर निकल गया आपको डिटेल करते हुए। तो लिपि की बात कर रहे थे, तो बेटा देवनागरी लिपि में हमारी जो है हिंदी भाषा लिखी जाती है। ठीक है,
ब्राह्मी लिपि, गुरु लिपि, गुरमुखी लिपि में अच्छा कौन सी भाषा लिखी जाती है आप बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सम्मुख दिया गया है कि कौटिल्य का विलोम क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, हिस्ट्री से अगर रिलेटेड प्रश्नों की जानकारी होगी तो आप जानते होंगे कौटिल्य जो है किसका प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, किसका, अरे क्या लिख रहे हो सर जी, किसका पीएम बनता है। ठीक, किसका पीएम बनता है, कौटिल्य, जिसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसका प्रधानमंत्री बनता है आप लोग बताओगे। अब कह रहा है कौटिल्य का विलोम कौन सा है, एक्चुअली कह रहा है कौटिल्य का विलोम कौन सा है। विलोम का मतलब होता है बेटा उल्टा। विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा, विपरीत अर्थ देने वाला जो है आपका विलोम होता है। तो कौटिल्य दिया गया है और इसका उल्टा एक्चुअली में आपसे पूछा गया है। तो बेटा इसका सही आंसर होता है आर्जव। क्या होता है, आर्जव। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितना भयानक ऑप्शन है, मृदुल तो समझ जाओगे, हो कोमल कोमल मामला है, लेकिन आर्तव, आर्जव, धारतव बेटा धार लगा के रख देगा। ध्यान से पढ़ के जाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपके 9 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। धमाकेदार प्रश्न अगर पसंद आ रहे हो और साथ ही साथ बंदे की मेहनत, तो लाइक करके जाइएगा। और स्टडी विद उमराव परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, हिंदी शब्दों में बेटा जो लिंग निर्धारण होता है कि आखिरकार ये बेटा पुल्लिंग में जाएगा या फिर ये वाला जो है स्त्रीलिंग में जाएगा, अगर इस तरीके का कोई लिंग निर्धारण कर रहे हैं आप हिंदी में, तो एक्चुअली में किसके आधार पर करते हो। क्या संज्ञा को आधार बना के चलते हो, या सर्वनाम को आधार बनाते हो, या फिर क्रिया को, या फिर विशेषण को। बेटा एक बात सीधी सीधी बता देता हूँ, हिंदी में आप किसी भी शब्द का अगर लिंग निर्धारण करते हो ना, तो आपका टारगेट कौन होता है, संज्ञा होता है। क्या होता है, संज्ञा होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। संज्ञा क्या होता है, किसी वस्तु का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी का नाम हो, दुनिया धरती में किसी का कुछ भी ए टू जेड नाम है, दैट इज कॉल्ड संज्ञा, नाउन जिसे आप बोलते हो। ठीक है, उसे संज्ञा के नाम से जाना जाता है। मतलब कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, कोई स्थान है जिसका कोई ना कोई नाम है, और नाम है मतलब गुमनाम नहीं है, नाम है तो संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा के आधार पर ही बेटा हिंदी शब्दों का हम लिंग निर्धारण एक्चुअली में करते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपके सम्मुख दिया गया है 11 नंबर वाला। शुद्ध वर्तनी का बेटा चुनाव करना है। शुद्ध वर्तनी का चुनाव करना है मतलब बिल्कुल सही सही शब्द कौन सा एक्चुअल में हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसका चुनाव करना है। परीक्षा बिल्कुल जबरदस्त तरीके से साफ सुथरा लिखा हुआ है, सुंदर सुंदर लिखा हुआ है। परीक्षा इज द राइट आंसर है। आप देखो परीक्षा लिखाएगा कैसे, आप देखो ध्यान से देखो, परीक्षा इसे आप पढ़ते हो परीक्षा, है ना, इसे भी पढ़ते हो परीक्षा, इसे परीक्षा पढ़ते हो, इसे परीक्षा पढ़ते हो, परीक्षा परीक्षा परीक्षा, है ना। तो ये देखो सब मिलते जुलते हैं, लेकिन जो मिलते जुलते हैं सब हमारे सगे संबंधी थोड़ी ना होते हैं, दूर के होते हैं। तो ये सब दूर के हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसे तो पहचान लिया होगा। थोड़ा सा हल्का प्रश्न था, थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं कहूंगा, क्योंकि जो जानते नहीं हैं और जो किसी के मानते नहीं है वो हमेशा फंस जाते हैं। अंडे का शहजादा, अरे बोले भैया ये नेताजी तो अंडा के शहजादा हैं। इस कहावत का अर्थ क्या है आपसे पूछा गया है। अंडे का शहजादा मतलब समझ रहे हो कि अंडे का शहजादा है, मतलब अनुभव है नहीं उसके पास, कुछ ज्ञान व्यान है नहीं कुछ। ठीक है, पहुंच गए होगे, ज्ञान व्यान है नहीं कुछ। इसका मतलब क्या है, चालाक व्यक्ति। यार जब ज्ञान नहीं है तो चालाक व्यक्ति तो नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। कमजोर व्यक्ति कुछ कह नहीं सकते अंडे के शहजादे के हिसाब से, तो अभी हम इसे जो है डाउट पे ही रखते हैं। अनुभवहीन व्यक्ति, अरे शहजादे का मामला अनुभवहीन मिल गया, तो अब जो हमने इसको डाउट में रखा था कंफर्म होकर काट देंगे। बुद्धिमान होगा नहीं, न चालाक होगा। ऑप्शन नंबर डी भी कट होगा। ऑप्शन नंबर सी बेटा आपका राइट आंसर होगा। अंडे का शहजादा कहावत का मतलब है अनुभवहीन व्यक्ति का होना। ठीक है, मतलब उस व्यक्ति के पास किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं है, वो आपका अंडे का शहजादा कहलाता है। ठीक है, चलिए बेटा अगला प्रश्न आपके सामने है। यात उधान का पर्यायवाची शब्द बताना है। ध्यान से देखो, यात उधान, अच्छा हाँ ठीक है, यात उधान का पर्यायवाची शब्द बताना है। पर्यायवाची शब्द बेटा वो शब्द होते हैं जो समान अर्थ देने का काम करते हैं। ठीक है, समान अर्थ देने वाले शब्द जो होते हैं वो बेटा पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं।
अब आपसे चुनने की बात की गई है, यातुधान क्या होता है? क्या निशाचर होता है, क्या राक्षस होता है, या फिर वस्त्र, या फिर अश्व, या फिर आग? तो वस्त्र तो जानते हो, आपका कपड़ा। एक्चुअली में क्या है, आंसर नंबर ए सही है। ठीक है, सीधे सीधे मैं बता देता हूं। निशाचर का मतलब होता है बेटा राक्षस होता है। क्या होता है? राक्षस होता है। जो रात्र में, रात्रिचर जिसको बोलते हो आप, ठीक है, रात्रिचर होता है, रात्र में विचरण करने वाला होता है और राक्षस प्रजाति का माना जाता है, राक्षस माना जाता है। तो यातुधान का जो पर्यायवाची शब्द है बेटा वो निशाचर है, राक्षस है। वस्त्र का बेटा चीर वसन है ना, वस्त्र पट आपके जो है कपड़ा पड़ा का होता है। और जो अश्व है बेटा आपका घोड़ा होता है, ठीक है, घोटक वगैरह इसी में आता है। आग का जो है अग्नि वगैरह होता है, ठीक है, ये सब आप जानते हो, अनल वगैरह होता है, ये सब आग के पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक बेटा, शेयर जरूर कीजिएगा जहाँ पर भी, जिस भी सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है आपको दी जा रही है। यहाँ पर बहुत सारी परीक्षाओं में हेल्प मिलने वाली है और मैं डिटेल भी करते हुए चल रहा हूँ। एक तरीके से मैं पढ़ा तो प्रश्न उत्तर रहा हूँ, लेकिन थ्योरी साथ में इंक्लूड है। बाकी अगर डेडिकेटेड वीडियो थ्योरी का आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, संपूर्ण हिंदी भाषा का जो है फोल्डर बना होगा, उसमें जाकर देखना। लगभग 60 के आसपास वीडियो पढ़े हैं भैया, पूरा हिंदी वहीं पे मामला सब समेट जाएगा। तो हिंदी का कौन सी बोली नहीं है? लो, निम्नलिखित में कह रहा है हिंदी की कौन सी बोली नहीं है। अभी एक प्रश्न जब आया था तो मैंने आपको हिंदी की उपभाषाओं के अंतर्गत आने वाली बोलियों पर बात बताई थी, कौन कौन सी बोलियां हैं। अब कह रहा है कौन सी नहीं है। ठीक है, तो चलो चलते हैं। अवधि, अवधि बेटा आपके पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो भैया बोली तो है, तो बिल्कुल सही है, ये तो बोली है। कह रहा कौन बोली नहीं है? कन्नौजी, कन्नौजी बेटा आपकी जो है पश्चिमी हिंदी में आती है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में आती है, तो ये भी बोली है आपकी। तेलुगु बेटा आपकी बोली नहीं है, तेलुगु आपकी बोली नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। खड़ी बोली भी आपकी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही आती है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब एक बात बताओ, भारतीय संविधान में आपकी कितनी भाषाओं को रखा गया है? क्या उनमें तेलुगु शामिल है? अगर है तो आप कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बोली एक्चुअली में नहीं है। तो बोली नहीं है तो कौन है बताओ जल्दी से। ठीक, चलो। अली और आली का सही अर्थ युग्म क्या है? अली, अली और आली का सही अर्थ युग्म क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अली और आली, अली, अली समझ रहे हो ना? अली मीन्स क्या होता है बेटा? अली मीन्स होता है भौरा। ठीक है, कौन होता है? भौरा। अली मीन्स होता है, और आली माने होता है सहेली। सहेली भी कह सकते हो, इसे आप सखी भी कह सकते हो। ठीक है, तो अब जो भी भैया ऑप्शन में मिल जाए तो बना लो। तो पहला कह रहा है कली, कली कहाँ यार? अली का कली मतलब अली कली है ना? ना ना ना, तो रिदम थोड़ी मिलाना है, तुकबंदी थोड़ी ना करना है हमको। अली मीन्स होता है भौरा, मिल रहा है। आली मीन्स कली नहीं होती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी चला जाएगा, भौरा और सखी। लो, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बेटा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अली और आली। तो अली मीन्स होता है भौरा, आली मीन्स होता है सखी। तो चौथे में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि उल्टा उल्टा करके लिख दिया है। भौरा उसका बना दिया है, सखी को भौरा बना दिया और भौरा को सखी बना दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 विकट होगा। ऑप्शन नंबर सी बेटा आपका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपके सम्मुख दिया गया है कि जो शब्द, क्या दिया गया बेटा? जो शब्द दो शब्दों से मिलकर के बनते हैं या उनको जोड़ने का काम करते हैं, दो वाक्यों को, दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाने का काम करते हैं और वाक्यांशों को भी जोड़ने का काम करते हैं। मतलब कह रहा है कि जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, दो या दो से अधिक वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। मुहावरा एक वाक्यांश है, पूरा वाक्य नहीं है, मैंने बताया। ठीक है, जोड़ने का काम करते हैं। वो एक्चुअली में होते कौन है? क्या संबंधी होते हैं? ना ना, संबंधी नहीं होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन तो कट हो गया। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण होता है, तो मामला ही नहीं है ऐसा। यहाँ पर प्रश्न का बोध तो भैया हो ही नहीं रहा है ऐसी मामले में,
एक ही बचता है, समुच्चय बनाने का काम करते हैं यार, सीधी बात है, समुच्चय बनाने का काम करते हैं यार, जोड़ जोड़ के समूह बनाने का काम कर रहा है, समुच्चय बनाने का काम कर रहा है, इसलिए समुच्चय वाला मामला चला जाएगा। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दो या दो से अधिक शब्द, दो या दो से अधिक वाक्य, दो या दो से अधिक वाक्यांशों को जोड़ने का काम कौन करता है? समुच्चय बोधक करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बेटा कि ये रहा एक और धमाकेदार। जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन ना हो, मैंने बार बार बताया है, अव्यय वही होता है जिसे व्यय नहीं कर सकते, लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकते। पढ़ा है नहीं, सुनते हो नहीं, तन रहे अंते, मन रहे अंते, जियरा रहे उदास, है ना, वही बात है। तो यहां पर सीधे आंसर है लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन किस में नहीं कर पाओगे? वचन में तो करोगे बेटा, क्योंकि एक वचन भी आएगा, बहुवचन भी आएगा, तो परिवर्तन होगा, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। कारक तो जानते हो, कारक मैंने आपको पूरे बताए हैं, हिंदी में आपके 8 कारक होते हैं, तत्पुरुष समास में कितने कारक प्रयोग होते हैं ये तक मैंने बताया है। भाववाच्य में क्या होता है बेटा? भाव की प्रधानता होती है, तो यहाँ भाव भाव का मामला कुछ नहीं चल रहा है ना, कारक का मामला चल रहा है। मामला एक्चुअली में अव्यय का चल रहा है कि जिसमें लिंग वचन कारक के अनुसार जिन शब्दों में आप परिवर्तन ना कर पाओ ना बेटा, वो आपका अव्यय होता है, जिसे आप व्यय, खर्च, बदलाव ना कर सकें। ठीक है, चलिए ये प्रश्न भी क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर मुंह करते हैं। अगला प्रश्न है बेटा कि नौकरी के लिए लिखा गया पत्र क्या कहलाता है? आप नौकरी करना चाहते हैं तो जब फार्म आता है तो एप्लीकेशन को भर देते हैं, आवेदन पत्र दे देते हैं, तो बस मामला भैया वही है कि नौकरी के लिए लिखा गया पत्र क्या होता है? आवेदन पत्र होता है। ठीक है, तो 18 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसे बेटा आवेदन पत्र कहा जाता है जो आप नौकरी के लिए पत्र देते हो। ठीक है, प्रार्थना पत्र तो आप जानते हो, आपको कभी बीमार हो गए या कोई ऐसी समस्या हो गई, छुट्टी चाहिए, कहीं काम कर रहे हो, चाहे स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आप प्रार्थना पत्र लिख देते हो। निमंत्रण पत्र तो जानते हो, कुछ दिन बाद शादी वादी करोगे तो भेजोगे, समझ जाओगे। सूचना पत्र में सूचना देने का काम किया जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में यहाँ पर आपको आ गई, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बेटा आवेदन पत्र इज द राइट आंसर। ठीक है, जो आप नौकरी के लिए पत्र लिखते हो। अगला प्रश्न दिया गया है कि जागना यहाँ पर एक क्रिया है और इसके जो है प्रथम प्रेरणार्थक की बात की गई है। तो बेटा प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जो स्वयं काम न करके किसी और से अपना काम करवाने का काम करती है, वो आपकी प्रेरणार्थक होती है। अब जैसे यहाँ पर जागना की बात कर रहा है तो इसकी 2 बनेगी, एक आपका प्रथम बनेगा और एक आपका जो है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी। पहले वाली जागना से तो एक बात हो गई, जगाना, मैं नहीं जा रहा हूं किसी से, मैंने जगवा दिया। दूसरा यहाँ पे क्या है? जगवाना। ठीक है, ये दूसरी वाली प्रेरणार्थक है। मतलब एक में आपका क्या लगा हुआ है? आना लगाकर बनाया गया है, और दूसरे में क्या बनाया गया है? वाना लगाकर बनाया गया है। तो इस तरीके से आप देखोगे आना वाना लगा करके जो क्रियाएं आपकी बना दी जाती हैं ना, एक्चुअली क्रिया में जोड़ करके वो प्रेरणार्थक में तब्दील हो जाती हैं, बदल जाती हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है पहले नंबर वाली कौन है? तो जागना से जगाना बना लोगे आप, और दूसरी बनानी पड़ी है तो जगवाना बना लोगे। अब एक्चुअली हम आते हैं इसमें, तो अब क्या है, आपसे पूछ रहा है पहले नंबर की प्रेरणार्थक क्या है, तो वो जगाना होनी चाहिए, और पहले में तो जगवाना दिया गया है, मतलब ये दूसरे नंबर वाली है प्रेरणार्थक, तो हमें दूसरी तो चाहिए नहीं, पहले नंबर वाली चाहिए, तो जगाना ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जगवाओ, जागो रे जागो मोहन प्यारे, तो उनसे कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लो, नदी का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है और ऊपर से कह रहा है कि नहीं वाला चाहिए, मतलब 3 आपके पर्यायवाची शब्द होंगे और जो चौथा है वो आपका पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। चौथा वाला एक्चुअली में आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। कल्लोलिनी, अब बताओ ध्यान से देखो, कल्लोलिनी, शैलजा, पयस्विनी, दोजख, लो भयानक भयानक मिल रहे हैं। तो अब देखना पड़ेगा भैया कौन है, तो कल्लोलिनी में अंश भी नदियाँ होती है, शैलजा भी होती है और आपकी पयस्विनी होती है। दोजख आपका जो है नदी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी कल्लोलिनी, शैलजा और पयस्विनी आपकी जो है नदी के पर्यायवाची शब्द है। तो बेटा यहाँ तक मामला बिल्कुल क्लियर हो गया,
कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप अपने विचार वहाँ पर लिखोगे, और वैसे भी प्यारा प्यारा कमेंट तो लिखोगे, अच्छे बच्चे हो, ठीक है। अगला लिखा हुआ है गलत विलोम शब्द का आपको क्या करना है, चुनाव करना है। जो गलत विलोम शब्द है, मतलब 3 आपके सही विलोम शब्द दिए गए हैं और एक विलोम शब्द एक्चुअली में गलत दिया गया होगा, इस गलत वाले का चुनाव तुम करोगे, ठीक है। चलो गलत विलोम का मतलब ये भी समझ लो, यहाँ पर शब्द युग्म टाइप बना के दिए गए हैं। मैं लाइन खींच देता हूँ। समष्टि के बाद व्यष्टि है, समाधान के बाद समस्या है, सापेक्ष के बाद निरपेक्ष है, स्वकीय के बाद किया है। कह रहा है इन चारों में से कौन सा गलत है, गलत विलोम शब्द कौन सा है। बाकी 3 आपके सही हैं, 3 सही हैं, एक गलत है। अब समझ में आया कि नहीं आया? चलो बहुत बढ़िया। तो समष्टि का विलोम व्यष्टि होता है, बिल्कुल राइट है। आपसे गलत पूछ रहा है, ये तो होगा नहीं। समाधान का समस्या होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन आपसे गलत पूछा, ये भी नहीं होगा। सापेक्ष का निरपेक्ष होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन आपसे पूछा नहीं, ये भी गलत होगा। तो बचा कौन भैया? ये वाला बचा, ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि स्वकीय का जो विलोम होता है ना बेटा, वो परकीया होता है। क्या होता है? परकीया होता है। यहाँ पे केवल किया लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है कि जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो। अब यार किसी के पास अगर कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, बड़ी बुरी स्थिति में है, तो अंतर्यामी तो वो होगा नहीं, क्योंकि अंतर्यामी जो सबके मन की बात जान ले, तो अंतर्यामी तो होगा क्या? बेचारे के पास कुछ नहीं है। अपवाद, अपवाद ये नहीं होता है, ठीक है। किसी नियम के विरुद्ध कोई बात कही जाए, कोई तोड़ के रास्ता निकाला जाए, तो वो अपवाद की कैटेगरी में आता है। अवैतनिक होता है, बिना वेतन के काम करने वाला, यहाँ पर ऐसी कोई बात ही नहीं है। अकिंचन लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी अकिंचन लिखा हुआ है, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जिसके पास कुछ भी नहीं होता ना बेटा, उसे अकिंचन के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? उसे अकिंचन बोला जाता है, जिसके पास कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सम्मुख दिया गया है, ये रहा, सूरज को दिया दिखाना। अब बताओ, जो दुनिया को रोशनी दे रहा है उसे आप दिया दिखाने जा रहे हो, तो मामला तो भैया कुछ गड़बड़ है। सूरज को दिया दिखाना, सूरज दुनिया को पाल रहा है, उसके प्रकाश से धरती हरी भरी है, सब लोग जी रहे हैं, फसलें पैदा हो रही हैं, खा पी रहे हैं, मस्त हैं, कमा रहे हैं। लेकिन अब सूरज को तुम दिया दिखाने जा रहे हो। दिया जानते हो नहीं जानते हो? जानते नहीं होगे, बहुत सारे बच्चे तो नहीं जानते होंगे दिया। अरे दिवाली वाला दीपक जानते हो क्या? पहले गांव में होता था, एक छोटी सी ऐसी बोतल होती थी, उसमें से बना लेते थे, मिट्टी तेल वगैरह केरोसिन वगैरह डाल के जलाया करते थे, वो वाला। बाकी आप किसी को भी दिया, दीपक को भी मान सकते हो, ठीक है। तो अब क्या फायदा यार, इतनी रोशनी उसके पास खुद है कि यहाँ टिकेगा क्या? मतलब सब मामला ऐसे ही है। किसी की प्रशंसा करना, किसी के मतलब सूरज की प्रशंसा करना, मतलब किसी पहुंचे हुए व्यक्ति, बड़े व्यक्ति की प्रशंसा करना है, तो ये छोटी मोटी प्रशंसा तो चलेगी नहीं, ऑप्शन नंबर नहीं करे। पीटने पिटाने की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो ऑप्शन ही पहले कट हो गया। अब बेटा सूरज को दिया दिखाना है, तो भागने से क्या लेना देना हो गया? तो इसका भी मतलब कोई नहीं है। कह रहा महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। यार एक महान व्यक्ति है उसकी तुम प्रशंसा कर रहे हो, तो समझ रहे हो क्या है तुच्छ प्रशंसा करना? क्या होता है? सूरज को दिया दिखाना होता है। तो अकॉर्डिंग टू प्रश्न, हमेशा ध्यान रखना बेटा, ऐसे प्रश्नों का उत्तर ना, प्रश्न जो दिया गया होता है उसके ऑप्शन के अनुसार ही होता है। ये रटे जा नहीं सकते, सिर्फ समझे जा सकते हैं, क्योंकि वो अर्थ बदलने में कुछ भी यहाँ पे कर सकता है। और चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको सोचना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा सटीक जो है इस मुहावरे में बैठ रहा है, उसके अनुसार आप आंसर करोगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल मामला फिट कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न दिया गया बेटा, मुक्का और मुक्की, मतलब दो बंदों में हो गई लड़ाई और हो गई तबीयत की धुलाई। लेकिन धुलाई कैसे हुई? मुक्का से हुई। एक उसने उसके पंच मारा और एक पंच उसने उसको मारा, मतलब बॉक्सिंग वाला काम हो गया, वो भी WWE वाला, ठीक है। तो उसमें कह रहा मुक्का मुक्की में कौन सा समास है? मुक्का मुक्की में बीच में ऐसे लगेगा। अब क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे देखेंगे, अरे सर जी ये है ना, ये मिल जाए तो बेटा द्वंद्व का मामला होता है। लेकिन बेटा यहाँ पे द्वंद्व का मामला नहीं है, क्योंकि जो झगड़ा हो रहा है ना वो विशेष प्रकार का झगड़ा है, उसमें सिर्फ मुक्का ही मुक्का चल रहा है। इसमें न मुक्का की प्रधानता है न मुक्की की प्रधानता है। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, दोनों पदों का जलजला बोलबाला होता है, मैंने बताया है आपको, ठीक है, डेडिकेटेड वीडियो है।
तो ये तो द्वंद्व समास रहने वाला नहीं है, तो इसको देख के जाना नहीं रास्ता भटक जाओगे। और ऑप्शन में द्वंद्व समास चिपकाएगा भी और चिपका भी है। ऑप्शन नंबर डी पहले ही कट हो गया, क्योंकि यहाँ मामला तो है नहीं। संख्यावाची विशेषण कहीं नजर नहीं आ रहा है, इसलिए दिगु की तो ऐसी तैसी कर देंगे हम, दिगु यहाँ पर रहेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, कर्मधारय है, तो कर्मधारय की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर मेन चीज है कि यहाँ पर कह रहा है बहुब्रीहि समास है आपका, ठीक है, क्योंकि विशेष प्रकार की लड़ाई झगड़ा चल रही है और बहुब्रीहि के जो है एक पार्ट के अंतर्गत आता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका बहुब्रीहि समास आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाकी देखो प्रॉपर वीडियो बना हुआ है, आप देख लेना, वहां पर सारी बातें समझ में आएंगी। ज्यादा डिटेल में बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहा सामने, ठीक, ये रहा लास्ट है क्या? हाँ क्या बात है, हम लोग जीतने कगार में हो गए और बिल्कुल जीत ही गए, ठीक है। ये लो बाद में ऊपर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा ऊपर क्या कर दूं, थोड़ा छोटे कर दूं, ठीक। हाँ ये आया भाई आपके सामने, कह रहा है उलट नाम जपत जग जाना। अरे उल्टा नाम जपते रहे हैं, पूरी दुनिया जानती है। अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, इसमें से कौन सा रस है एक्चुअली में आपसे पूछा गया है। उलट नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपे जा रहे हैं, मरा 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 और राम राम निकलता जा रहा है। और राम राम बोलोगे तो भी आपका उल्टा उल्टा निकलेगा। तो वही करा, उल्टा नाम जपते रहे हैं और वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान आगे चल करके हो जाते हैं, मतलब बहुत सारी प्रसिद्धि मिलती है उनको। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या मामला है, तो बेटा ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं ना, यहाँ पर बेटा भक्ति का मामला चल रहा है। क्या चल रहा है? भक्ति और शक्ति का मामला चल रहा है। तो यहाँ पर तो एक्चुअली में आपका भक्ति रस है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बेटा बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। वात्सल्य रस में क्या होता है, नाम है वात्सल्य, फूट पड़े अंदर से। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे है ना, ये जो बच्चे होते हैं इनको जो देख करके बेटा वात्सल्य फूटना है ना, बच्चों को देख करके चल रहे हैं, छोटे छोटे रेंग रहे हैं, उनके ऊपर जो है ये रस आपका सटीक बैठता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। श्रृंगार रस आप जानते हो, नायक नायिका के जो है वियोग संयोग, मतलब वियोग और संयोग की अवस्थाएं होती हैं, वहाँ पर आपका श्रृंगार रस होता है, ठीक है। लेकिन श्रृंगार ऐसे लिखा नहीं जाता बेटा, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। श्रृंगार हमेशा ऐसे करके लिखा जाता है, ठीक है। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ये बीच में फाड़ने वाला नहीं होता, ये इस तरीके से बिल्कुल सही होता है। ये एक्चुअली यहाँ पर गलत है, वैसे भी हमारा ऑप्शन भी सही है। करुण रस में बेटा क्या होता है ना, चिर विरह, मतलब किसी चीज़ को आप बहुत पसंद करते हैं और उससे आप वियोग दूर हो जाते हैं, तो समझ सकते हो उसकी मृत्यु हो सकती है या और कोई घटनाएं हो सकती हैं, तो वहाँ पर आपका करुण रस होता है। लेकिन आपके अकॉर्डिंग टू जो प्रश्न दिया गया है ना, वहाँ पर एक्चुअली में आपका भक्ति रस दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बेटा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रश्न के साथ जितना मैं डिटेल कर सकूँ, ठीक है, मैं उतना करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि थ्योरी और जो आपका प्रैक्टिकल है ना, उसे मिक्स कर दिया जाए, जिससे कि अपने जो है एक तरीके से जो भी रिजल्ट है ना उसको फिक्स कर दिया जाए। तो इस तरीके की वीडियो चाहिए, उमराविल परिवार से आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो आएंगे, ठीक है, उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। वीडियो कैसा लगा साथ ही साथ, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।